मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो चैप्टर है इसमें ये आर्टिकल आता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। बहुत सारे छोटे छोटे वेराइटी के न्यूमेरिकल इसमें से बन सकते हैं, ध्यान से देखना। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। बस स्टार्टिंग के 15-20 मिनट की पढ़ाई को अगर आप समझ जाओगे, आगे की चीज़ें बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स, जस्ट अ मिनट, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज in a magnetic field. ठीक है, कोई स्टैटिक और स्टेशनरी चार्ज को अगर हम किसी एक मैग्नेट के पास रखेंगे, मान लो कि ये कोई एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास मैं कोई एक चार्ज को लाके रखता हूँ, तो आप देखोगे इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। हाउएवर, अगर आप ये मैग्नेट को मूव करवाओगे या फिर ये चार्ज को अगर मूव करवाओगे, मतलब व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, यू विल फाइंड देयर विल बी ए फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो पहला चीज ये आता है कि स्टैटिक चार्ज in a magnetic field, a stationary charge in a magnetic field does not experience any force, but a moving charge experiences. Why? ठीक है, तो रीजन हुआ कि कोई मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, इसलिए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट ए स्टेशनरी चार्ज। तो पहला पॉइंट इसको लिखेंगे, ए static charge does not experience any force in a magnetic field. But a moving charge produces magnetic field around it, and therefore experiences force in a magnetic field. ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, रेगुलरली आते रहता है, मोस्टली जो लोग CHSE के लिए कर रहे हैं उनके लिए, कि भाई ये मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। रीजन हुआ बिकॉज ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, सो इट गेट्स इंटरैक्टेड बाय अनदर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू व्हिच इट इज मूविंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाउ पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इससे तो पता चला कि मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। व्हाट फोर्स, हाउ मच फोर्स, इन विच डायरेक्शन, है ना। तो इसको लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए प्लस q कूलम चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v in a magnetic field B is given by F is equal to QV cross B. QV cross B. If you talk about magnitude of this force, magnitude of the force is
QVB sin theta, where theta is angle between V and B. Suppose in a magnetic field B, a charged particle is moving like this with a velocity V, then the force is given by QVB sin theta. क्या बात समझ में आया? बस ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता रह जाएगा, बाकी सब कुछ आप लोग फटाफट समझ जाओगे। QV क्रॉस B मतलब the direction of force can be found by the cross product of V and B. You know, cross product of two vectors is always perpendicular to each of the vectors. So perpendicular to the plane containing the vectors. V is in this direction, B is in this direction. So force will be perpendicular to the plane of V and B. क्या लिखेंगे? Direction of force is perpendicular to V and B. So it is perpendicular to plane of V and B. जिस प्लेन में V और B है उसी प्लेन में, ठीक है। लेकिन इसमें से काफी चीजें पता नहीं चलता डायरेक्शन क्या होगा। Perpendicular to this plane means it may be inward, it may be outward. Now you have to make use of cross product rules. V cross B. If your fingers move from head direction of V to head direction of B through the smaller angle between V and B, then thumb indicates the direction of V cross B, means it is inward. This charge will be pushed in this magnetic field. But हर केस में ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है. Let us have a very simplified one, simplified method to recognize what is the direction. ठीक है? चलिए. Exact direction is given by right hand palm rule. क्या कहता है ये रूल? When right hand palm is opened with fingers being stretched, if thumb is in direction of velocity of positive charge and other fingers are in direction of magnetic field, then the direction of force is perpendicularly coming out from the palm. तो स्टेटमेंट को देख के डरो मत, कभी भी क्वेश्चन नहीं आया कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये समझने के लिए मीनिंग समझ जाओ, काफी है, भूल जाओ। इतना बड़ा लिखना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आपको खाली समझाने के लिए स्टेटमेंट लिखा हूं, कभी नहीं पूछता है बोर्ड वाली डायरेक्शन नहीं पूछते। डायरेक्शन इज गिवन बाय V क्रॉस B, खत्म। कोई पूछ लिया बाय चांस भी तो डायरेक्शन इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, V क्रॉस B, ऐसे लिख देना। तो पहले समझाते हैं इसको। आर यू ऑल अटेंटिवली लिसनिंग? समझ में आ रहा है?
तुम लोगों का साउंड नहीं आ रहा है? Yes, अभी आया। मतलब तुम लोग एक्शन करते हो, बोलते नहीं हो। पॉइंट नंबर, अच्छा थोड़ा समझ लो। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जो दिख रहा है इनवर्ड है। सपोज यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जो इधर जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ विल बी द फोर्स ऑन इट। राइट हैंड पाम रूल कहता है यू ओपन योर राइट हैंड पाम विथ योर फिंगर्स बीइंग स्ट्रेच्ड। हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव इन योर राइट हैंड? बोलो, हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव? नॉट 5। बायोलॉजी वाले भी 5 बोलेंगे तो गड़बड़ है। थंब इज नॉट अ फिंगर, यू हैव 4 फिंगर्स। वो ऋतिक रोशन है जिसका और एक तो एक्स्ट्रा है ना। हम लोग का तो 4 फिंगर्स है, ये थंब है। बोल रहा है कि फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूजुअली फिंगर्स ऐसे 4 है ना, तो हम कोई भी फील्ड को ऐसे नंबर ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो फोर्स होगा वो कैसे होगा? अगर फिंगर्स हुए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन द फोर्स इज परपेंडिकुलरली कमिंग आउट। मतलब ऐसे, मतलब पुश कर रहे हो, सोचो यू आर पुशिंग। ठीक है, यस। तो बताओ इस केस में ये बी अंदर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ है, तो जो फोर्स होगा वो पुशिंग फोर्स होगा। दैट मींस दिस इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये इधर को बेंड कर जाएगा। क्या बात पकड़ में आया? सपोज मैं केस बदल देता हूं और मैं कहता हूं कि यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और आप समझदार लोग हो, आप बताओगे कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो फोर्स किधर को होगा? इनवर्ड, आउटवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड? हाँ देखो, बी ऐसा है, थंब ऐसा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ होगा। द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। वेरी गुड। और थोड़ा सा चेंज करते हैं केस। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक फील्ड है जो कि आउटवर्ड है। ऐसा फील्ड में यहाँ पर कोई एक चार्ज है -q कूलम का चार्ज जो कि इधर जा रहा है v वेलोसिटी में। तो सोच लो कि +q कूलम होता तो फोर्स किधर को होता? -q है तो फोर्स का डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, है ना। तो सोचो तो -q कूलम चार्ज इधर जा रहा है, अगर +q जाता तो फील्ड कैसा है? फील्ड है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। देखो ये फील्ड आउटवर्ड है। और थंब अगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो देखो तो फोर्स होगा ऊपर, लेकिन ये तो है नहीं पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स किधर को होगा? डाउनवर्ड। सो दिस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या मैं ये समझ लूं कि सबको समझ में आ गया? नाउ फॉर यू, जिनको आता है हाथ उठाना। ये है बी और चलो मानते हैं कि यहाँ पर -q कूलम का चार्ज इधर जा रहा है। अब मुझे पता करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ए बी सी डी कौन सा डायरेक्शन में होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज होता मेरे भाई तो ये फोर्स इधर को होता, लेकिन है नेगेटिव चार्ज तो उल्टा होगा। सी जिसने बताया उसने सही बताया, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जानना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 2 था शायद, ये 3 था। पॉइंट नंबर 4। अब इससे हमें क्या क्या चीजें समझ में आता है? जो फोर्स है वो हरदम वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F is perpendicular to V and B। मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। और यूनिफॉर्म छोड़ो ना, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म के बारे में बाद में देख लेंगे।
in a magnetic field the force is perpendicular to V and B। तो कोई बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर एक फोर्स आता है जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। क्या आप प्रेडिक्ट करके बता सकते हो कौन से मोशन में ऐसे होता है? द एक्सटर्नल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। कौन सा मोशन में होता है? आई एम गिविंग यू सेवरल केसेस। प्रोजेक्टाइल मोशन, स्प्रिंग ब्लॉक मोशन जिसको हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं, या फिर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कौन से मोशन में द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी? यहाँ पर ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसा है, परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। कौन से केस में फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी? इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। और दैट एक्सटर्नल फोर्स which is perpendicular to the velocity and directed towards the center and which is responsible for rotating the body in a circular path is called centripetal force। तो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होने के कारण ये बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे हम लोग इन ए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V। Force is perpendicular to V. Therefore, F behaves as centripetal force, and tends to rotate the body in a circle of rotate the body क्या? rotate the charge, क्योंकि चार्ज के ऊपर फोर्स आ रहा है in a circle of radius r। आप क्या कहोगे? कहोगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सबको मालूम है, mv स्क्वायर पे यार। और मैग्नेटिक फोर्स अब ये भी देखें q v v sin थीटा। इसका मतलब द रेडियस इज गिवन बाय v को कैंसिल कर गया, मिल गया mv बाय qb sin थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है? क्योंकि ये आपकी कोर्स में एक रेडियस वाला चीजें आता है जिसमें r का वैल्यू होता है mv बाई क्यूबी। तो लड़के आंख बंद करके बोल देते हैं mv बाई क्यूबी। नो, रिमेंबर r इज mv बाई क्यूबी साइन थीटा। हाँ, अगर v और b म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री है, साइन थीटा गायब हो जाएगा इन दैट केस। बट देन इन जनरल रेडियस इज mv बाई क्यूबी साइन थीटा। क्या बात समझ में आया? यस। अच्छा, तो जब भी कोई बॉडी के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, ये सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा और उसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा mv बाई क्यूबी साइन थीटा, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 5, एज f is perpendicular to v, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो आप कहोगे कि सपोज कोई चीज ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, उसका वेलोसिटी ऐसा है और फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस है, किसी कारण, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अभी ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को देखूंगा, ओवर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? F डॉट dl, लेकिन dl और F के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, तो cos 90 होता है 0। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ओवर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अनदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फिर से 0। तो हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क डन इज 0। मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता, पूरे आपकी तरह है, सिर्फ घुमाते रहता है, नेवर डज एनी वर्क, कोई काम नहीं करता है, क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। तो वैसे भी आप जानते हो कि जो पावर का फॉर्मूला है, आप पढ़े होगे बचपन में 11th क्लास में, इट इज F डॉट V, और पावर क्या हो गया? 0, इट डजंट एक्सर्ट एनी पावर। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0, तो वो चीज को लिखना है हमें।
ये चीज को लिखना है। As AP is perpendicular to B, therefore no work is done by magnetic force on the moving charge। मूविंग चार्ज के ऊपर ये फोर्स तो डालता है लेकिन कोई वर्क नहीं होता है, कोई वर्क नहीं होता है। बढ़िया। मैग्नेटिक फोर्स आता है लेकिन कोई काम नहीं करता, बिना काम का है, खाली डायरेक्शन बदलते रहता है मोशन का। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, यू नो, ये थ्योरम भी हम लोग बचपन में पढ़े। क्या पढ़ा थे? वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पर तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। एज मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, दी काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, चार्ज का काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? एज नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स द मूविंग चार्ज or the charge moves, rather the charge moves with constant kinetic energy। kinetic energy का अर्थ नहीं बदलेगा, that is constant speed। तो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी एक चार्ज पार्टिकल को फेंक देंगे तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मूव करेगा इधर उधर, बट स्पीड विल नॉट चेंज। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो गिवन बाय p²/2m है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मास भी तो कांस्टेंट है, क्या हम कहेंगे मोमेंटम कांस्टेंट है? नो 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 नो, काइनेटिक एनर्जी p²/2m है, लेकिन p इज ए वेक्टर और p बदलता है। यहाँ पर p का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन विल गो ऑन चेंजिंग। तो क्या लिखेंगे इसमें? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। क्यों लिखवा रहे हैं? ये सारा 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है। मैंने चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द मोमेंटम विल कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम विल चेंज, ऐसे करके आएगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी p²/2m, सो but momentum keeps changing, keeping changing in direction, changing in direction, keeping constant magnitude। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन बदलते रहेगा, डिपेंड करता है कैसे थ्रो किया गया है उसके ऊपर। सो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इस बात चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल बी कांस्टेंट? मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो आप कहोगे ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। डायरेक्शन रहेगा नहीं रहेगा और डिपेंड करता है कैसे थ्रो किया गया है। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन बदलते रहेगा। ये हो गया जनरलाइज्ड केस। नाउ लेट अस गो फॉर स्पेसिफिक केसेस जो तुम्हारे स्कूल में आते हैं। अगर मुझे पूछा गया कि भैया बताओ कोई चार्ज पार्टिकल को मैं फेंकना चाहता हूं, कैसे फेंकूं कि उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा? बोलो कैसे भी फेंको, कैसे भी फेंको, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है।
कैसे फेंकेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए तो एक्सेलरेशन जीरो होना है, एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए फोर्स जीरो होना है। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं तो फोर्स कैसे जीरो होगा? हो सकता है फोर्स इज क्यू ही भी साइन थीटा। अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो मतलब व्हेन थीटा इज जीरो और 180 डिग्री, थीटा इज जीरो और 180 डिग्री, तो साइन थीटा विल बी जीरो। साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो और द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is thrown in a magnetic field, in a direction along the magnetic field, मतलब थीटा, that is angle between V and B is 0 or 180. It does not experience any force. So velocity is constant. It moves with constant velocity. So it moves with constant velocity. थोड़ा जगह लगा देते हैं यहाँ पे। Yes. थोड़ा जगह बना देंगे तो हो जाएगा, स्पेस की कमी है। So it moves with constant velocity. समझ में आया क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, चार्ज भी उसी डायरेक्शन में गया, ये बी है और ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि इधर जा रहा है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज? यूसेज इज जीरो। देयर इज नो फोर्स मींस नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मींस नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट विल कीप ऑन मूविंग। तो इस क्वेश्चन को ढेर सारे तरीके में पूछेंगे। हाउ यू शुड थ्रो ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कब? अब तो जानते हो कि स्पीड तो कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब कहोगे द एंगल मस्ट बी आइदर 0 और 180 डिग्री। लेट अस सी ए स्पेशल केस 1। क्या है केस? ए चार्ज Q was thrown with a velocity v in a transverse और इन ए की जगह इनसाइड ए लिखूंगा क्योंकि इस प्रीपोजिशन से चीजें बदलने वाले हैं। इनसाइड ए ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक रहेगा। यही केस डिस्कशन अभी करेंगे। तो हुआ है कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, आप जिधर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आपने कोई एक चार्ज प्लस Q को कुछ भी वेलोसिटी में फेंक दिया। इसकी मोशन के बारे में देखना है। तो जैसे हम इस फील्ड में इसको फेंके इनसाइड द फील्ड। क्यों इनसाइड लिखा? क्योंकि दूसरा केस आएगा इनटू ए फील्ड, मतलब फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर फेंकना है। सो दैट केस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस केस। ये किसी फील्ड के अंदर इसी को फेंका गया।
तो जैसे फेंका गया, आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड और वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज का ऐसा है तो फोर्स ऐसे होगा. सो यू क्लियरली सी दैट इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स और ए मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू बी. तो क्या क्या इफेक्ट हम देखेंगे यहाँ. पहला हुआ द चार्ज experiences a force F is equal to QVB sin 90, that is equal to QVB in a direction perpendicular to V and B. ये ऐसा फोर्स पाएगा, हमें समझ में आ गया. ठीक है. This will experience a force like this. ओके, ये ऐसा एक फोर्स पाएगा. ऐसा एक फोर्स पाएगा तो क्या होगा? ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है. इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. तो इसमें क्या बनेगा? एज F is perpendicular to V, F behaves as a centripetal force or as centripetal force, behaves as centripetal force. F behaves as centripetal force. इसका मतलब जब इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे बिहेव करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाता है, ये सर्कुलर पाथ में घुमाएगा. सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. तो ऑब्वियसली आप कहोगे सेंटर विल बी समवेयर हियर. कहाँ है मालूम नहीं है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा. ओके फाइन. अब क्या हो रहा है देखो, इस फोर्स के कारण ये जो आपका जो ये चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल मुड़ने लगेगा. इट विल बेंड लाइक दिस, इट विल बेंड लाइक दिस. जब वो यहाँ पे आएगा उसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज यहाँ पे होगा, फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे ऐसे आएगा. अब भी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली. द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. तो ये ऐसे ऐसे घूमते 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 सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते ये अपनी जगह आने की कोशिश करेगा. इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ सर्किल. मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है. एनीवे मैं यहाँ पे थोड़ा सर्किल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए. लेट मी ड्रॉ सर्किल. ये क्या करेगा? ऐसे सर्कुलर पाथ में ये घूमने लगेगा. अब ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा. ठीक है. इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस. तो समझ में आया कि बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स दिस चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. तो क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r. तो आप कहोगे mv²/r इज इक्वल टू द फोर्स. फोर्स था qvb और इससे पता चला कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज mv/qb. ये इस रेडियस की सर्किल में चलने लगेगा. ठीक है. क्या ये सबको समझ में आया? बताओ, ये जो पार्टिकल मोशन में रहेगा उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो आपकी तरह मैं बताया था, इट डजंट डू एनी वर्क. ये कोई काम नहीं करता है. बिकॉज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ओवर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो आप कहोगे देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नो वर्क इज डन, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ सेम लाइन में. रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड. मतलब
भी कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट नंबर 2 भी हम देख लिए। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। क्या ये जो मोशन है पार्टिकल का, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहेंगे? इज इट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? बोलो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन तब होता है व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट व्हिच इज फोर्स बाय मास। यहाँ पर फोर्स क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, फोर्स वाज QVB। V कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। क्या फोर्स कांस्टेंट है? यस और नो? Yes, sir. नो। अरे Q कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, फोर्स कैसे कांस्टेंट नहीं है? इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि जब वो यहाँ पे था फोर्स ऐसे था, और जब ये कुछ यहाँ पर आया, कहाँ पे बताओ? यहाँ पे आया तो फोर्स कुछ ऐसे था, यहाँ पे आया फोर्स ऐसे था। The direction of force was continuously changing. As the force is not constant, the acceleration is not constant. Why the force is not constant? Because direction of force is changing. क्या लिखेंगे? As हाँ डायरेक्शन चेंज फिर कैसे कांस्टेंट? कांस्टेंट नहीं है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट कैसे होगा भाई? अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है फोर्स का, तो फोर्स कैसे कांस्टेंट हुआ? यहाँ पर जब था फोर्स ऐसे था, कितना? QVB। यहाँ पे कितना था? QVB। यहाँ पे भी QVB, हरदम QVB है, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग। When the direction of force is changing, the direction of acceleration is also changing. If the direction of acceleration is changing, it is not a uniform acceleration motion. तो क्या लिखेंगे? And हाँ बोलो। So then velocity is constant. कब मैं बोला वेलोसिटी कांस्टेंट? कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूँ। अरे यार ये लड़का तो गड़बड़ा गया। क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है एवरीवेयर? स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। बार बार उसी चीज को बोल रहे हैं, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे शायद। अच्छा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स is continuously changing, therefore it is a non-uniform acceleration। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? F/m। एक तो बदल रहा है, मोशन। क्या बात समझ में आया? इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ऑनेस्टली बताना कितने लोग इसको घर में एक बार पढ़ के आए? देखा ऑनेस्टली, एक लड़का है हाथ उठाया, 2 लोग हाथ उठाए, 3 लोग हाथ उठाए। वेरी गुड। सोच लो, बाद में तुम ही लोग ही बोलते हो कि वो इंटेलिजेंट है, वो अच्छा पढ़ता है। अब जिसके पास जो चीजें अच्छे हैं उसको आपको ले लेना चाहिए, लेकिन किसका जूता अच्छा लगता है तो खरीद लेते हो ना अपने लिए, किसका मोबाइल अच्छा लगता है तो अपने लिए ले लेते हो, किसके अंदर कुछ अच्छा ही है पढ़ लेता है तो व्हाई नॉट यू डू अडॉप्ट दैट। Its direction of force is continuously changing, therefore it is a non-uniform acceleration motion. Bit number 4 क्या कहें? अगर ये अभी हम देखें कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आप कहोगे कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अभी हम देख चुके हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है, तो इन दैट केस अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, किसी भी समय पे उसका स्पीड जो भी है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे और एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है V/R। V/R क्या है? V तो V है, R का वैल्यू अभी अभी निकाले हम लोग, mv/qb। सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी qb/m।
रेडियन पर सेकेंड। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, द एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ थ्रो। अब धीरे से फेंको या जोर से फेंको, एंगुलर वेलोसिटी तो वही होगा। क्या है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ये सारा डेरिवेशन में आएगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? इट इज 2 पाई बाई ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यूबी। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करना कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड अपॉन क्यू, बी एंड एम। v के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। t and omega doesn't depend upon the speed of throw, it depend upon m, q and b। समझ में आया? ये याद रखना। बिट नंबर 5, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ थ्रो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ कि सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज q और मास m को हम v स्पीड में फेंकेंगे और चार्ज q और मास m को हम 2v स्पीड में फेंकेंगे। अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो ये छोटा सा सर्किल में से घूमेगा, घूम के वापस आ जाएगा ऐसे। इट विल रोटेट इन ए सर्किल, इन ए स्मॉलर सर्किल ऑफ रेडियस r, क्योंकि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा mv बाई qb। जबकि ये थोड़ा सा बड़ा सर्किल में घूमेगा, इट विल मूव इन ए बिगर सर्किल। जबकि इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इट विल बी m इंटू 2v, सॉरी m इंटू 2v बाई qb, m इंटू 2v बाई qb, ये हो गया रेडियस। लेकिन इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? ये एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लेगा? 2 पाई m बाई क्यूबी। और ये कितना समय लेगा? ये भी उतने ही समय लेगा, 2 पाई m बाई क्यूबी। मतलब दोनों को अगर एक साथ फेंकेंगे तो दोनों एक ही समय में वापस अपनी जगह पे आएंगे। क्या बातें समझ में आ रहा है? ना ये हम लोग देख लिए बीट नंबर 4। बिफोर आई गो फॉर बीट नंबर 5, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि सपोजिंग यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन जरूरत है। ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में सपोज मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल को ऐसा फेंकता हूं। ये +q कूलम का चार्ज है, इसको ऐसे फेंक दिया। आपको बताना है कि ये चार्ज पार्टिकल तो मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। बताना ये है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा सोचो, डिपेंड करता है फोर्स। फोर्स विल इंडिकेट द सेंटर। अब देखो ये B ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, फोर्स इधर को होगा। मतलब अगर फोर्स इधर को हुआ तो उसका सेंटर कहीं यहाँ रहेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा। तो कैसे घूमेगा ये? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। सपोज आई चेंज द केस इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो थोड़ा इसका रास्ता को भी कंप्लीट कर देते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फॉर योर इंटरेस्ट ये ऐसे जा रहा है। दूसरा केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड में सपोज मैं कोई दूसरा केस लेता हूं। ये हुआ पहला केस। एक इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग यहाँ पर डिस्कवर करोगे। दूसरा है कि सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यहाँ पर मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंका था। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक -q कूलम चार्ज को ऐसे फेंक देता हूँ। बताओ ये -q कूलम चार्ज ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में कैसे घूमने वाला है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सोचना है। हाथ निकालो जेब से, सोचो B अंदर है। पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज तो फोर्स होगा नीचे की तरफ। मतलब इसका सेंटर इधर कहीं रहेगा, इस सेंटर के चारों तरफ घूमेगा। कैसे पता चला? क्योंकि दिस फोर्स इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, तो ये ऐसे कर, ये क्लॉकवाइज घूमने वाला है। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। अब दोनों ही केस में आप एक सिमिलरिटी पाओगे।
क्या सिमिलरिटी है, चलो देखते हैं। पहला केस में ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे था, अंदर की तरफ, द एक्सटर्नल फील्ड वाज इनवर्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था। जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, सोचो। पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पर फील्ड घुसेगा अंदर, इधर से निकलेगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, है कि नहीं। इन दिस केस एक्सटर्नल फील्ड कैसा है, इनवर्ड, और ये कौन है भाई, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सोचो। ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड अंदर की तरफ होता, लेकिन है नेगेटिव चार्ज, होगा कैसे, बाहर की तरफ। मतलब ये नेगेटिव चार्ज के चलते सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, मींस ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड होगा। ये हुआ इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम किसी एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक चार्ज पार्टिकल को फेंक देते हैं तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। और कैसे घूमता है, ऐसा घूमता है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्ज इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या बात समझ में आया, ये चीज हमें याद रखना है। यस, इसी को लिखना है, इसी को लेके आगे चल के बनेगा आपका लेंजेस लॉ करके पढ़ोगे। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं, ये बेस है उसका। लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, the magnetic field produced by the moving charge at center of circle is opposite to external field। क्या बात समझ में आया, ऑपोजिट। Yes, sir. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो वी हैव सीन 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। नाउ विल गो फॉर केस 2। A charged particle was thrown into, पहला वाला इनसाइड था, अभी इंटू लिखा है, into a transverse magnetic field। किसी एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया गया किसी एक चार्ज पार्टिकल को। क्या होने वाला है, मतलब सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि इस लाइन से राइट को है वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज टू द राइट ऑफ दिस लाइन, और कैसा, ऐसा इधर है ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा करके मैग्नेटिक। हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर फेंक रहे हैं, एक प्लस क्यू कूलम चार्ज को भी वेलोसिटी में फेंक दिए, अब ये बाहर था, बाहर से अंदर गया, तो ऐसा केस में क्या होगा, हमारा मोशन ऑफ द चार्ज। चलिए सोचते हैं, आप लोग इतना समझदार हो तो समझ जाओगे। जैसे ये बाहर था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो कोई फोर्स भी नहीं था, जैसे ये अंदर घुसा, द मोमेंट इट गेट्स इन you define it will experience a force। जैसे ही अंदर घुसा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स आने लगेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, देखो बी अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा है तो फोर्स कुछ ऐसे होगा। द मोमेंट इट एंटर्स द बाउंड्री इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस। इसका मतलब ये जो फोर्स है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे बिहेव करेगा और इसको घुमाने की कोशिश करेगा एक सर्कुलर पाथ में, जिसका सेंटर समवेयर ऑन दिस लाइन है, कहीं ना कहीं है, मान लो यहाँ पर है। तो क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस चुका है तो इट विल बी गोइंग इन ए सर्कुलर पाथ, जैसे हम लोग पढ़े अभी
ये सर्कुलर पाथ में जाएगा 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 जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा। एक बार यहाँ पर आने के बाद जैसे ये बाहर आएगा आप देखोगे कि देयर इज नो मोर मैग्नेटिक फील्ड, नो मोर फोर्स, सो इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस एंड follows a semicircle and comes out of the magnetic field again। तो क्या याद रखना है, जब भी हम बाहर से किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल फेंकेंगे वो घूम के बुमेरांग की तरह बाहर आ जाएगा, इट विल नॉट गो इन, ये घूम के बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या ऑब्जर्व किए उसको हम लोग लिखेंगे, जो ऑब्जर्व किए उसको हम लिखेंगे। पहला हुआ द पार्टिकल follows a circular path of radius r is equal to, हम लोग पहले देख चुके हैं, mv by qb, and finally comes out of the field, ये फील्ड से बाहर आ जाता है with same speed, स्पीड नहीं बदलेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता है ना, स्पीड विल नॉट चेंज बट यू विल सी इट विल बाउंस बैक फ्रॉम द फील्ड। क्या बात समझ में आया? कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी को फेंकेंगे तो इसे घूम के बाहर आ जाएगा। तो ये सारा केसेस में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड था का मतलब था V was perpendicular to B, perpendicular to B। अगर V perpendicular to B नहीं है तो फिर देखेंगे केस 3। A charged particle was thrown inside a uniform magnetic field with angle between V and B being theta। क्या किसका कहाँ का कैसे क्लिक हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक है। अब V और B के बीच में एंगल थीटा है, कैसा है? सपोजिंग हम कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और कोई एक चार्ज पार्टिकल को मैं इसमें फेंकने वाला हूं, कैसे? एट सम एंगल थीटा ऐसे करके मैं फेंक दिया। जब मैं इसको ऐसे फेंक दिया v वेलोसिटी में, क्या होगा? इसका मोशन q है, मास m है, इसका क्या होगा? मोशन दिया है कि ये एंगल थीटा है। तो ये जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है आप कहोगे v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट है v sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट का अलग अलग इफेक्ट दिखेगा, ये कंपोनेंट हुआ v cos थीटा और ये कंपोनेंट हुआ v sin थीटा। तो एज ए रिजल्ट क्या होने वाला है? ठीक है, अगर सिर्फ v sin थीटा वाला कंपोनेंट होता, v cos थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता, तो ये वेलोसिटी b को परपेंडिकुलर है तो ये गोल गोल घूमता, अभी हम देख चुके हैं। अगर v sin थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता,
सिर्फ भी cos थीटा वाला होता तो ये वेलोसिटी और b के बीच में एंगल 0 होने के कारण कोई भी फोर्स नहीं आता, कोई भी फोर्स नहीं आता तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, कोई एक्सीलरेशन नहीं होता तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता भी cos थीटा वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता अगर भी sin थीटा नहीं होता तो, मतलब ये हर वक्त भी cos थीटा स्पीड में इसी डायरेक्शन में ही जाता। अब दोनों ये वाला कंपोनेंट इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसको ड्राइव करके लेने की कोशिश करेगा, है ना। ये सारे बोर्ड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दी डिफरेंट थिंग्स, पाथ निकालना है, पिच निकालना है, मोशन दिखाना है, ये क्या मोशन हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट करके बोर्ड में आता है। तो होगा क्या, अब ये चीज गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा, साथ साथ इधर जाने की कोशिश करेगा। सोचो तो कैसा मोशन होगा, ये कुछ ऐसा गया था, यू विल सी द मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मोशन कुछ ऐसे जाएगा, गोल गोल घूमना है, गोल गोल घूमते घूमते आगे जाएगा, ऐसे करते करते ये आगे निकल जाएगा। इट विल फॉलो ए हेलिकल पाथ, गोल गोल घूमते घूमते आगे जा रहा है। अगर ये भी cos थीटा वाला नहीं होता तो सिर्फ गोल गोल घूमता, अब ये गोल गोल घूमते घूमते आगे जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो इसी चीज को हमें समझा के लिखना है। क्या लिखना है? तो क्वेश्चन क्या आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, 3 मार्क वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि अगर ये ऐसा हेलिकल पाथ फॉलो करेगा तो व्हाट विल बी द पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच किसको कहते हैं? पिच ये लेंथ, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस को पिच कहते हैं। पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होगा, ऐसे करके पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं इसको। द कंपोनेंट v cos थीटा और ड्यू टू द कंपोनेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे, ड्यू टू द component v cos theta, the charged particle does not experience any force, does not experience any force. So the velocity along the field remain constant as b cos theta। ये v cos theta वेलोसिटी, हर वक्त उसका वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन विल बी v cos theta। ठीक है, दूसरा हुआ ड्यू टू द कंपोनेंट v sin थीटा, the charge tends to move in a circular path with time period t is equal to 2 pi m by qb। क्योंकि टाइम पीरियड तो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, b sin थीटा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एक बार घूम के आने के उतने समय लगेगा। कहने का मतलब है इफ यू गो फॉर दिस डायग्राम, वो यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे आया, घूम के यहाँ पर जब आया तब एक बार पूरा घूम चुका है, कितना टाइम लिया है t, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लगा है t सेकेंड्स, और वो t कितना है, t इज 2 पाई m बाई qb। ठीक है, बीट नंबर 3, as a combined effect the charge
follows a helical path. Charge follows a helical path. The path is a helix. It follows a helical path. समझ में आया? Bit number 4. Pitch of the helix is equal to pitch कितना है? मैं पहले भी बता चुका हूँ. This distance is called pitch. ये डिस्टेंस हमें पता करना है. क्या है पिच? पिच आप कैसे डिफाइन करते हो? जैसे मान लो कि आपको कोई स्क्रू दिया गया, उसका पिच क्या है? आप जैसे स्क्रू को रोटेट करते हो, ये अंदर की तरफ घुसता है या फिर बाहर की तरफ निकलता है. एक कंप्लीट बार घुमाने में वो कितना अंदर की तरफ घुसा, उसको कहते हैं पिच. अगर कोई एक स्क्रू ले लेते हो आप, ये एक स्क्रू है ऐसा, और इसके ऊपर थ्रेड्स ऐसे ऐसे हैं, तो पिच क्या है मालूम है? इसको एक बार पूरा घुमाने में वो इतना डिस्टेंस नीचे आता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू. सो व्हाट इज पिच? पिच इज नथिंग बट द एक्सियल एडवांस. एक्सियल एडवांस इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. एक बार घूमने में कितना आगे निकल गया, कितना आगे निकल जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना आगे निकल जाएगा. एक बार घूमने के लिए समय कितना लगा, और इधर को क्या स्पीड में जा रहा था, इधर को तो v cos थीटा स्पीड में जा रहा था, और एक बार घूमने के लिए कितना समय लगा, 2πm/qb. तो आपको होगी पिच ऑफ द हेलिक्स इज इक्वल टू टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू एक्सियल वेलोसिटी. So it is 2πm/qb multiplied to v cos theta. This is the pitch of the helix. ये डिराइव करने के लिए आता है 3 मार्क के लिए. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये है बस. ठीक है, तो इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के भी क्वेश्चन बनते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस सी लास्ट केस. केस 4. ठीक है, क्या है केस 4? Motion of charged particle in a composite field of E and B कंपोजिट फील्ड ई एंड बी में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा. किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो पहला है कि जो फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा, इट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. दोनों के लिए फोर्स आएगा, उसको वेक्टर यदि जोड़ देंगे, दोनों फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर यदि जोड़ देंगे तो गेट द नेट फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, E इंटू क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्यू भी क्रॉस बी. तो क्यू कैन बी टेकन कॉमन, इट इज E प्लस V क्रॉस बी. ये हुआ फोर्स. ठीक है, दूसरा हुआ the change in kinetic energy of charge is due to
the work done on it. लेकिन वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी तरह है कि नहीं? कोई काम करता है क्या? नहीं करता. इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू वर्क. So the change in kinetic energy of charge is due to the work done on it by the electric field only. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ही कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. बड़ा इंपॉर्टेंट है. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ, ऐसा कोई फील्ड में फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन ऑफ द चार्ज the net force on the charge must be zero. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. कोई कंपोजिट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा, उसका कंडीशन निकाल रहे हैं. वो पूछेंगे 1 मार्क के लिए. राइट द कंडीशन फॉर व्हिच ए चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन ए कंपोजिट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो आपको कंडीशन बताना होगा. अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने का क्या कंडीशन था? फोर्स जीरो होना है, क्यू वी बी साइन थीटा जीरो होना है, थीटा मस्ट बी जीरो और पाई. दैट मींस व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थीटा विल बी जीरो और 180, फोर्स विल बी जीरो. द चार्ज पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो. लेकिन अभी दोनों फील्ड है. नेट फोर्स विल बी जीरो मींस EQ प्लस QV क्रॉस B मस्ट बी इक्वल टू जीरो. मतलब EQ तो कॉमन गया, फेंक दिए, जीरो हो गया. E इज इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस P. अगर EVV में ये रिलेशन हुआ तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा. लेकिन आपको ये भी याद होगा कि A क्रॉस B इज सेम एज माइनस ऑफ B क्रॉस A. तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू B क्रॉस V. अगर E इज इक्वल टू B क्रॉस V हुआ, the charge particle will move with constant velocity. क्या बात समझ में आया? कोई कंपोजिट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने का कंडीशन क्या है? E must be equal to B क्रॉस V by magnitude as well as direction. समझ में आया? Yes. Yes. E must be equal to B क्रॉस V. ठीक है. तो यहाँ पर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की कहानी खत्म होता है. रिलेटेड न्यूमेरिकल सम करना है. फिर मिलते हैं अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. जय हिंद सर.